साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम जानेंगे कोर्ट चार्ज को कैसे बढ़ाती है। और इस वीडियो को आपको पूरा इसलिए देखना है कि जब कोर्ट चार्ज बनाए तब आपकी क्या ड्यूटी है, आपको कोर्ट में जाके क्या बोलना होता है, अभियुक्त को क्या बोलना होता है, अभियुक्त को क्या गलती नहीं करनी है, चार्ज बनने के बाद कौन सी स्टेज जाएगी, चार्ज बन गए तो वो चार्ज कैसे बनेंगे, इसकी पीडीएफ देखेंगे। कोर्ट ने चार्ज बनाने के बाद ऑर्डर शीट कैसे लिखी, इसकी पीडीएफ अपन देखेंगे। कौन सी धाराओं में चार्ज बनता है ये भी अपन समझेंगे। और आपको आगे की तैयारी क्या करनी है ये भी अपन समझेंगे। 2 से 3 4 एक्यूज है तो चार्ज कैसे बनेगा। मान लो 5 6 एक्यूज है या 2 एक्यूज ही है और एक एक्यूज लगातार पेशी पे आ रहा है, बाकी पेशी पे आ नहीं रहे, तो आपको चार्ज कैसे कोर्ट को निवेदन करके बनवाना है, सारी बातें इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आपको चार्ज पूरा समझ में आ गया तो लाइफ टाइम फिर आपको कोई दिक्कत चार्ज वाली पेशी पे नहीं रहेगी। यानी आप जिस दिन चार्ज की पेशी होगी आप बॉस को बोलोगे मैं जाऊंगा और आप चार्ज की पेशी अच्छे से निपट पाओगे। यानी कि चार्ज फ्रेमिंग में जो मामला है उसमें अपन मुख्य रूप से 5 बिंदु पर इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो चार्ज की ऑर्डर शीट देखेंगे, पीडीएफ पूरी, कोर्ट चार्ज कैसे बनी थी ये भी देखेंगे, इसकी पीडीएफ देखेंगे, वकील को क्या सावधानी रखनी चाहिए, पेशी पर अभियुक्त को क्या काम होता है चार्ज वाली पेशी पर, और चार्ज का आगे की कार्रवाई में क्या उपयोग ये भी समझेंगे, और जरूरी धाराएं भी अपन समझेंगे, जिससे कि आप उन धाराओं को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में चार्ज वाली बात फिक्स बैठ जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले अपन देखते हैं, धाराएं बाद में देखेंगे। ये कोर्ट ने ये चार्ज बनाया, देखिए ठीक है, ये चार्ज, इसमें चार्ज को इसको मैं पढ़ूं इससे पहले आपको मोटी मोटी बात बता दूं। यहाँ कोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है, मुकदमा नंबर आता है, ठीक है, जिन धाराओं में चार्ज लिया गया वो यहाँ लिखा हुआ होता है। फिर पढ़ के सुनाऊंगा मैं। यहाँ कोर्ट का नाम आ गया, अनुमान आ गया, सरकार खुशीराम आ गया, और फिर प्रकरण संख्या आता है, और फिर जिन धाराओं में चार्ज सुना है वो यहाँ पे लिखी हुई आती है। फिर यहाँ पर जिन मजिस्ट्रेट साहब ने या जिस न्यायिक अधिकारी ने चार्ज सुना है उसका नाम आता है, और इसके नीचे जिस अभियुक्त को चार्ज सुना है उसका नाम आता है। यानी कि कितनी 1 2 3 4 5 6 फॉर्मेलिटीज तो यहीं पर होगी। फिर 1 2 3 धाराओं में चार्ज सुना है तो तीनों का अलग अलग इसमें एक एक पॉइंट पे लिखा जाता है। चार्ज हमेशा जो अपराध, आईपीसी में अपराध है तो उस अपराध की परिभाषा से शुरू होकर उसकी लास्ट में उसकी धारा लिखी जाती है और लिखा जाता है कि ये मेरे प्रसंज्ञान में है, आपको क्या कहना है। और अगर आईपीसी में नहीं है और अभी नई धारा आ गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा, तो उसमें भी आपको बीएनएस, ठीक है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा, उसकी जो परिभाषा है वो इसमें लिखी जाएगी। तो अब अपन बात करते हैं कि आखिर, जैसे एक चीज पढ़ लेते हैं, इसमें आगे दिनांक आगे किस तारीख की है, किस समय की घटना है और कितने बजे की, कहाँ की घटना ये आ गई। फिर ये लिख दिया कि भाई 366 में क्या, किसी व्यक्ति को बेला फुसला के ले जाना तो माता पिता की सहमति के बिना उसकी विधिपूर्ण सुरक्षा से बेला फुसलाकर कोटा ले जाकर उसका व्यापारण किया, आपका उक्त कार्य 366 भारतीय दंड संहिता में अपराध की श्रेणी में आता है, जो मेरे प्रसंज्ञान में। एक तो ये आ गया। फिर दूसरी धारा कौन सी थी, 5/6 लैंगिक बालकों के लैंगिक अपराध वाली, वो आ गई, उसकी परिभाषा आ गई यहाँ पे। तीसरा आ गया 376 2N वाला, किस प्रकार से घटना घटित हुई, वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आ गया। और फिर जो जितनी धारा है उन सबके अलग अलग परिभाषाएं, उनकी धारा यहाँ पे लिखी जाएगी, 2 3 4 5 जितनी भी हुई। और फिर लास्ट में आता है, मैं तद्वारा निर्देश देता हूं कि आपको उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोपों के लिए परीक्षित किया जाए। ये फिक्स आती है हर बार हर चार्ज में ले। फिर यह जज साहब की सिग्नेचर आ गए, ठीक है। फिर समझते हैं अपन को एक्यूज से क्या पूछेंगे, इस पर बात कर रहे थे अपन, तो एक्यूज से पूछेंगे वो ये बात कि आपको आरोप सुना है और समझाया गया, क्या आप आरोप समझ गए कि आपके विरुद्ध क्या आरोप है। ये एक रूटीन प्रश्न है, उसमें जी हाँ समझ गया लिखा हुआ होता है। आपका एक्यूज कहता है हाँ मैं समझ गया, उसको नहीं समझाएगा तो उसको बार बार 2 बार समझा देंगे। बार बार नहीं समझ रहा है तो पागल है, इसका मतलब पागल खाने भेज देंगे, है ना। तो यूं नहीं बोला मुझे समझ में नहीं आया, समझ में आ गया उसको, बस ज्यादा पूछते भी नहीं है कोर्ट में। क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं, तो आपको उसमें एक्यूज को बाहर ही बता के ले जाना है कि भाई तेरे को अपराध स्वीकार करना है क्या, बोला नहीं स्वीकार नहीं करना, मुझे मुकदमा लड़ना है, तो बोलना मैं अपराध स्वीकार नहीं करता हूं। नहीं तो उसने जैसे बोला अपराध स्वीकार करता हूं, फिर गवाह बयान की जरूरत नहीं, उसी समय उसको फैसला सुना दिया जाएगा। भाई उसने कह दिया भाई आपने अपराध किया, उसने कहा हाँ मैं अपराध स्वीकार करता हूँ, फिर किस बात की गवाह। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा आप उसको कह दो हाँ अपराध स्वीकार करता हूँ,
अपराध अस्वीकार करता हूँ, अनिच्छा चाहता हूँ। फिर जो जज साहब है उनके सिग्नेचर छाप आ जाएंगी, वो एक्यूज के 3 जगह सिग्नेचर कराएंगे। एक तो वो ऊपर वाली बातों के लिए, दूसरा आरोप स्वीकार नहीं किया, समझ गया इसके लिए, और तीसरा आरोप स्वीकार नहीं किया, इसके लिए उसके सिग्नेचर करवाए जाएंगे। ये ऑर्डर शीट में फाइल में लगेगा। और ऑर्डर शीट क्या होगी ये समझ में आएगा। अब मान लो 2 अभियुक्त है तो दोनों के नाम एक साथ नहीं आएंगे वहां ऊपर। अगर 2 अभियुक्त है तो उन्होंने जो भी अपराध किया है, कहां गया ये, 2 अभियुक्त है, एक अभियुक्त के लिए ये बन गया, दूसरे अभियुक्त के लिए फिर दूसरा और बनेगा। एक अभियुक्त, जैसे अभियुक्त का नाम आ रहा है यहाँ पे, ये अभियुक्त का नाम आ रहा है, दूसरे अभियुक्त का होगा तो 2 ऐसे 2 पेज बन जाएंगे, 3 अभियुक्त 3 पेज बन जाएंगे, 4 अभियुक्त 4 पेज बन जाएंगे। या नाम छोड़ के जो भी उन्होंने अपराध किया उस बारे में परिभाषा। मान लिया अलग अलग एक्यूज ने अलग अलग अपराध किया है, तो जैसे किसी ने चोरी की है और किसी ने चोरी का सामान खरीदा है तो उसके लिए आरोप अलग अलग बन जाएंगे। उनका सबका मामला एक साथ ही विचारित किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन उसकी ऑर्डर शीट। इसकी ऑर्डर शीट देखते हैं अपन। ये ऑर्डर शीट है। ऑर्डर शीट में क्या आया देखो, विशिष्ट लोग उपस्थित अभियुक्त खुशीराम न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित, यानी इसको जेल से लाया गया था इसलिए अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित, बस चार्ज सुनी गई। बस चार्ज मतलब उन अधिवक्ताओं ने या बहस की थी कि इसने कोई अपराध नहीं किया था। मामला इस प्रकार था कि एक लड़की से इसने विवाह कर लिया था, फिर दोनों भाग गए थे। तो इन वकील साहब का ये कहना था कि नहीं, वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी, उन्होंने विवाह का स्टाम्प पर लिखापढ़ी भी की थी। तो हुआ यह था कि लड़की नाबालिग थी, जिसलिए कोर्ट ने उसको एक्यूज माना। ठीक है ना। फिर उन्होंने सारे तर्क दिए, विवाह का जो डॉक्यूमेंट है वो भी पेश किया, सारा कुछ हुआ। फिर भी कोर्ट ने क्या किया, अंत में ये माना कि नहीं यार, ये नाबालिग है, इसकी स्वीकृति कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए अपराध बनता है। तो अपराध आरोप बनाया जाए, ये लिखा। और फिर लिख दिया कि गवाह संख्या 1 से 3 जरिए संबंध दिनांक को तलब किया जाए, यानी आरोप को अलग से बनाने का आदेश दिया था। ये देखो, आरोप को बनाने का आदेश दे दिया लास्ट में। आदेश अभियुक्त के विरुद्ध 366 बार 10 धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम और विकल्प में 376(2)(n) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पृथक से आरोप विचित्र सुनाए समझाएगा। पृथक कौन सा, वो वाला पेज। और फिर उक्त आरोप से सुनकर अभियुक्त ने अस्वीकार किया और अनुच्छा चाहिए। ठीक है ना, ये आ गया अनुच्छा चाहिए। और फिर गवाह 1 से 3 को सम्मन बुलाया गया और वास्तविक साक्ष्य अभियोजन दिनांक 8/4/24 को पेश हो। तब तक अभियुक्त को वारंट ऐसी जैसी अवधि बढ़ी जाए, यानी कि उसको वापस जेसी में भेज दिया गया था। अब बात को समझिए। इस ऑर्डर शीट से एक तो आरोप सुनाने का अलग से कथन लिखा, दूसरा उसकी जैसी अवधि बढ़ी, तीसरी अन्य गवाह को भी 1 और 3 को बुला लिया गया। ठीक है। चौथा, जो उन्होंने आरोप की बहस की थी उसको खारिज कर आरोप को माना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जनरली मैंने देखा है, महसूस किया, 95 से 99% तक जो आरोप की आप बहस करोगे उस पर एप्लीकेशन खारिज होने के चांस है, पर आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको आरोप की बहस करो, उसको पार्टी को ये नहीं बोलना मैं तेरे को 100% करा दूंगा, जब तक कि आपके पास कोई ठोस आधार नहीं हो। ठोस आधार हो तो भी कोर्ट के काम की कभी गारंटी नहीं लेनी। कोशिश मेरी, भाग्य तेरा। ठीक है ना, यही कहना। नहीं तो गारंटी लेने के बाद आपके यहाँ से आगे पकड़ेगा क्लाइंट के, क्या हुआ वकील साहब ने तो हमारे पैसे, तो आपने तो गारंटी ली थी। कभी गारंटी नहीं, भले आपको लगता है 100% काम हो जाएगा, कोशिश मेरी, भाग्य तेरा। ठीक है। नए एडवोकेट ज्यादा गारंटी लेते, गारंटी लेने के बाद फंस जाओगे आप। तो आपने ऑर्डर शीट भी देख ली। अब जो धाराएं देखते हैं अपन, धारा में मैं आपको बता दूं, अगर सेशन ट्रायल है तो चूंकि अब आरोप नए कानून में आएगा, इसलिए पुरानी मैंने नहीं लिखी, पुरानी आप चाहे तो देख लेना। 251 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और मजिस्ट्रेट ट्रायल है 263 में आरोप सुनाया जाता है। ठीक है। समन मामले में आरोप हमेशा लिखित में कम सुनाया जाता है, आरोप का सारांश ही सुना दिया जाता है 274 में। अगर आरोप को आपको विशेष रूप से ध्यान से समझना पढ़ना है तो आपको 18, 19, 20, 21 ये जो है अध्याय, इनको आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, इनको विशेष रूप से आपको पढ़ने हैं। तो अब इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? एक तो ये समझ में आ गया कि इसकी ऑर्डर शीट कैसी होती है। दूसरा ये समझ में आ गया आपको कि आरोप अलग से कैसे सुनाया जाता है। तीसरा आपको समझ में आ गया कि उस दिन अभियुक्त का क्या काम होता है। चौथा आपको एक समझ में आ गया कि उस दिन एडवोकेट को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पांचवी आपको आ गई कि आपको अब अगली तैयारी क्या करनी, यानी अगली तैयारी क्या करनी है आपको पता होना चाहिए। एक आरोप इसलिए सुनाया जाता है कि जो आरोप आपके है उसी आरोप पर आपको उस अभियुक्त को बचाना है।
यानी कि किसी अभियुक्त पर मारपीट, ठीक है, और गाली गलौज का अपराध है, तो आप यूं मत बोलो कि उसने अपहरण कर लिया, अपहरण का कोई अपराध ही नहीं है, या तोड़ फोड़ का कोई अपराध नहीं है, तो फिर आप उसको जैसे 427 का कोई मामला है, 427 में आरोपी नहीं सुनाया गया, भले एफआईआर में लिखा है कि इसने मेरी मोटरसाइकिल तोड़ दी, कुछ भी तोड़ी, पर उसमें आरोप में नहीं है, तो फिर उस पर आप ज्यादा जोर मत दो। जो आरोप है जिन धाराओं में, उन्हीं धाराओं में आपको अभियुक्त को बचाने के लिए तैयारी करनी है और क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करना। और दूसरा यह है कि जब आरोप सुना दिया तो नेक्स्ट पेशी पे गवाह आएंगे, तो आपको गवाह की झिरक की विशेष रूप से तैयारी घर पे 3-4 बार फाइल पढ़नी, कैसे प्रश्न उत्तर बनाने, ये भी अपन अगले वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर अवश्य करें। थैंक यू।